बनारस प्रांत के विद्रोह के बाद जनरल नील ने आस पड़ोस के गांवों में बंदोबस्त करने के लिए यूरोपियन और सिखों की टोलियां भेजी। निराश्रित और खेतों पर उपजीविका चलाने वाले छोटे छोटे गांवों में ये टोलियां घुस जाती और जो कोई भी रास्ते में दिखे उसे या तो वहीं काट डाला जाता था या फांसी पर लटकाया जाता था। इस फांसी पर चढ़ाने वाले की संख्या इतनी होती थी कि एक फांसी रात दिन चलाकर पूरा ना पड़ने पर फांसी के खंभों की स्थायी पंक्तियां लगाकर रखनी पड़ी। इस लंबी पंक्ति में लोग रात दिन अधमरे करके फेंके जा रहे थे। फिर भी फांसी पर चढ़ने वाले उम्मीदवारों की भीड़ थी। फिर अंग्रेज अधिकारियों ने पेड़ काटकर खंभे बनाने की गंवारू पद्धति छोड़ दी और सीधे पेड़ को एक से अधिक शाखाएं क्या बिना कारण ही दी है। अतः पेड़ों की हर शाख पर नेटिवों की गर्दनें बांध उन्हें लटकते छोड़ दिया जाता। यह लश्करी कर्तव्य और ईसाई मिशन हर दिन और हर रात लगातार चलाते चलाते वे बहादुर अंग्रेज उकताने लगे हों तो कोई आश्चर्य नहीं। अतः फिर इस धार्मिक और उदार कार्य में जो गंभीरता थी उसे थोड़ा कम करके मनोरंजन करने के लिए कुछ नवीनता मिलाई गई। सिर्फ उठाया और पेड़ पर टांग दिया। इस भोंडी पद्धति को अब थोड़ा कलात्मक बनाया गया। अब नेटिवों को पहले हाथी पर बैठाया जाता, फिर हाथी को ऊंचे पेड़ की शाखा तक ले जाया जाता और उसके ऊपर बैठे नेटिव की गर्दन शाख से बांधने के बाद हाथी को हटा लिया जाता। हाथी निकल जाने पर उन अनगिनत छटपटाहट मरते लोगों के उटपटांग लटकते शव दिखाई देते थे। पर इस तरह वहां से गुजरते अंग्रेजों को एक मनहूस सामान्यता दिखाई देती थी। इसीलिए नेटिव को पेड़ पर सीधे लटकाकर फांसी देने की बजाय अलग अलग आकृति बनाकर टांगा जाता। कोई अंग्रेज 8 जैसा बांधा जाता तो कोई 9 जैसा। परंतु इस तरह प्रयास करने के बाद भी काले लोग हजारों लोगों में जीवित के जीवित। अब इतनों को फांसी चढ़ाने की बात सोचे तो उन्हें बांधने के लिए इतनी रस्सी कहाँ से लाएं? ऐसी अजीब गुत्थी इंग्लैंड जैसे विकसित ईसाई राष्ट्र के सामने आ पड़ी। परमेश्वर की कृपा से अंत में एक युक्ति उन्हें सूझी और उसका प्रयोग इतना सफल रहा कि अब आगे फांसी के स्थान पर उस सशास्त्रीय युक्ति को ही काम में लाने की बात निश्चित हुई और 1 घंटे में पूरा गांव का गांव फांसी चढ़ने लगा। आग की लपटों से उसकी गर्दनें कसकर बांध देने और चारों ओर तोपें रखने पर गरीब नेटिवों के हजारों घर जलकर राख होने में फिर कितनी देर। इन गांवों को चारों ओर से आग लगाकर उन्हें कहीं से भी ना निकलने देकर जला डालने में कितने ही अंग्रेजों को इतना आनंद आता है कि उन्होंने उन दृश्य के हास्यपद वर्णन लिखकर इंग्लैंड भेजे। गांव को आग इतनी जल्दी और पूरी तरह से लगाई जाती कि उसमें से बाहर निकलने का नाम भी नहीं लिया जा सकता। गरीब किसान, विद्वान, विकलांग सारे आग की ज्वाला में जलकर राख हो जाते। गोद के दूध पीते बच्चे के साथ उनकी माताएं जलकर राख हो जाती। बिस्तर से लगी बूढ़ी औरतें और पुरुष अपने चारों ओर धधकती आग की ज्वाला में जरा सी सरकने की शक्ति ना होने से बिस्तर पर ही जलकर राख हो जाते। और कोई जलकर राख नहीं हुआ तो एक अंग्रेज अपने पत्र में लिखता है, यू विल however be gratified to learn that 20 villages are razed to ground। आज के हमले में हमने 20 गांव राख कर दिए हैं। यह सुनकर आपको संतोष हुए बिना नहीं रहेगा। उपर्युक्त दानवी सच्चाई जनरल नील के प्रतिशोध के बारे में कुछ न कुछ लिखना ही अच्छा। ऐसी स्पष्ट प्रतिज्ञा करने वाले अंग्रेज इतिहासकारों के उदार इतिहास में हुई चूक के कारण जो जानकारी बाहर आई है यह उसका सारांश है। बस इससे अधिक एक शब्द भी लिखना क्रूरता के इस नंगे चित्र को खराब करना है। इसीलिए अब हताश आंखों से श्री भागीरथी और कालिंदी के प्रति संगम की प्रेम लहरों की ओर दृष्टिपात करें। इलाहाबाद शहर बनारस से कोई 70 मील की दूरी पर बसा हुआ है। इस
प्रयाग क्षेत्र की धार्मिक पवित्रता को वहां अकबर के शासनकाल में निर्मित विस्तृण किले की अपूर्व भव्यता ने बढ़ाया है। कलकत्ता से पंजाब और दिल्ली आदि बड़े बड़े प्रांतों को जाने वाले सारे महत्वपूर्ण रास्तों का यह इलाहाबाद नाका होने से इन सब प्रांतों की हलचलों पर निगरानी रखने के लिए नियुक्ति किसी ऊंची भीमाकृति और उग्र सेनापति जैसा वह इलाहाबाद का किला अपनी गंभीरता से शोभित है। सन 1857 की क्रांति के समय में जिसके हाथ में यह किला हो, उसके हाथ में यह सारा विस्तृण प्रांत होगा। ऐसी स्थिति होने से यह महत्व का स्थान और अधिकार में रखने के लिए दोनों की ओर से जोरदार प्रयास चल रहे थे। इलाहाबाद में जो सिपाही थे, उनके साथ सारा शहर एक ही समय में विद्रोह करे, यह क्रांति पक्ष का विचार था। इस कार्य के लिए जब गुप्त रचना चल रही थी, तब शहर के नागरिकों में स्वराज्य प्राप्ति के लिए उठने की प्रबल लालसा उत्पन्न करने में हिंदू पंडों का बहुत उपयोग हुआ। केवल इलाहाबाद के हिंदू नागरिकों में ही नहीं, अपितु उस सारे प्रांत के हिंदू लोगों में उनके वजनदार धर्मगुरु स्वतंत्र युद्ध के बीजों की कितने ही दिनों से अखंड बुआई कर रहे थे। हिंदू लोगों में स्नान संकल्प के साथ ही मानो यह धार्मिक और पवित्र राज्य क्रांति का संकल्प भी लिया जा रहा था। वैसे ही उस शहर की विस्तृण मुसलमान बस्ती में भी मुल्लाओं की चहल पहल बढ़ गई थी। दीन और देश की मुक्ति के लिए शरीर के रक्त से समर भूमि का सिंचन करने को दृढ़ संकल्प हजारों मुसलमान संकेत समय की राह देख रहे थे। इसमें अंग्रेजों को कुछ भी नया नहीं था। सारा हिंदुस्तान मुसलमान अपना शत्रु ही रहेगा, यह सारे अंग्रेजी लेखकों की पक्की धारणा थी, तो स्पष्ट दिखती है। रेड पैम्पलेट का प्रसिद्ध लेखक कहता है, यह बात सार्वजनिक रीति से जितनी सत्य है, उससे भी अधिक वह इस शहर विशेष में सत्य हुई थी। इलाहाबाद में मुसलमानों के कदम हिंदुओं से भी आगे बढ़ रहे थे। इतना ही नहीं, अपितु इस शहर में क्रांति केंद्र के संचालन में वे ही प्रमुख भूमिका में थे। हिंदू और मुसलमानों में अपनी जन्मभूमि की मुक्ति के लिए चल रहे प्रयासों का स्वरूप यह बना कि शहर के न्यायाधीश और मुंसिफ भी गुप्त रीति से क्रांति मंडल में सम्मिलित हो गए थे। इलाहाबाद में किले की रक्षा के लिए और इसके प्रांत का मुख्यालय होने से अंग्रेजों को वहां बहुत मजबूत बंदोबस्त रखना आवश्यक था। परंतु सन 1857 के मई माह के बिल्कुल शुरू में भी सारे देश में क्या आंदोलन चल रहे हैं, यह ज्ञात न होने से इलाहाबाद में बहुत ढील चल रही थी। इलाहाबाद में क्रांति की ज्वालाएं चारों ओर से सुलगाते हुए नेताओं ने इतनी चतुराई से गोपनीयता रखी हुई थी कि यहाँ एक भी यूरोपियन सिपाही रखने की आवश्यकता सरकार को नहीं पड़ी। मेरठ का समाचार जब आया, तब इस अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान पर सिपाहियों की 6वीं रेजिमेंट और सिखों की फिरोजपुर रेजिमेंट की कोई 200 लोगों की टुकड़ी इतनी ही सेना थी। जल्द ही अवध से घुड़सवार लाए गए और वह किला उसकी प्रचुर शस्त्र सामग्री सहित उन नेटिव सिपाहियों के अधिकार में ही दिया गया। इन सिपाहियों पर जो अंग्रेज अधिकारी थे, उन्हें अपने सिपाही राजनिष्ठा की जीवित मूर्तियां लगते थे। विशेषकर 6वीं रेजिमेंट ने तो राजनिष्ठा की हद कर दी थी, इसमें बिल्कुल भी शंका नहीं है। उन्होंने दिल्ली का समाचार मिलने के बाद एक दिन सरकार को संदेश भेजा कि हमें उस अवसर की राह देख रहे हैं। इस अप्रितम राजनिष्ठा की हर तरफ तारीफ होने लगी। स्वयं गवर्नर जनरल की ओर से इस अद्वितीय ईमानदारी और राजनिष्ठा के लिए 6वीं रेजिमेंट अंदर से पूरी की पूरी विद्रोही हो गई। यह समाचार सुनते ही राजनिष्ठा का प्रदर्शन करने के लिए 6वीं रेजिमेंट ने 2 क्रांति दूतों को पकड़कर अधिकारियों को सौंप दिया। अब शंका की बात कहाँ रही, परंतु सरकार को अभी भी हमारी राजनिष्ठा पर शंका हो तो हमारे हृदय कितने निर्मल है, देखना चाहे तो अंग्रेज अधिकारी भी 6वीं रेजिमेंट में आए और देखे कहाँ कहाँ राजनिष्ठा का सागर लहरा रहा है। इतना ही नहीं, अपितु अंग्रेज अधिकारियों के पास दौड़ते हुए पहुंचकर सिपाहियों ने आलिंगन दिए और प्रेम का प्रदर्शन करते हुए उनके दोनों गाल चूमे। और उसी रात को 6वीं रेजिमेंट के सारे सिपाही मारो फिरंगी को कहते हुए तलवार तान उठे। क्रांति योजना का बनारस की तरह
समय पूर्व ही विध्वंस ना हो और सिपाहियों को निशस्त्र ना किया जा सके, इसीलिए सिपाहियों के गुप्त प्रयास अब चल रहे थे। तभी अंग्रेजों ने अपने काफी कुछ परिवार किले में ले जाकर उनका संरक्षण करने कुछ सिखों और घुड़सवारों के दल वहां तैनात कर दिए। बनारस का समाचार 5 जून को इलाहाबाद आ धमका। उस दिन शहर में ऐसी अपूर्व गड़बड़ी प्रारंभ हुई कि अंग्रेजों ने कुछ तोपें बनारस की ओर के पुल निशाना साध कर रख दी और किले के दरवाजे बंद कर दिए। रात के समय सिपाहियों ने जिन्हें कुछ समय पूर्व ही चूमा था, वे सारे अंग्रेज अधिकारी नाचते कूदते खाना खाने मैस में गए ही थे कि तभी कुछ दूरी पर संकट सूचक बिगुल बजने लगा। वह बिगुल शायद राजनिष्ठ 6वीं रेजिमेंट के विद्रोह हो उठने का भयानक समाचार बजा रहा था। बनारस के पुल पर सुरक्षा के लिए रखी गई तोपें किले में पहुंचाने का आदेश उस दिन शाम को ही हो गया था, परंतु अंग्रेज आदेश दें और सिपाही पालन करें, यह आज तक का राजनिष्ठ नियम उस शाम को एकाएक बदला बदला दिखाई देने लगा, क्योंकि सिपाहियों ने एक दूसरा आदेश जारी किया कि तोपें किले की ओर ना ले जाकर कैंट की ओर ले जाई जाए। यह विचित्र ढंग देखकर उन उदंड सिपाहियों को दंड देने के लिए अवध के घुड़सवार बुलाए गए। ले कर्नल अलेक्जेंडर नामक युवा अंग्रेज अधिकारी अपने नेटिव घुड़सवारों को तैयार कर लेफ्टिनेंट हॉवर्ड के साथ तुरंत उन सिपाहियों पर दौड़ पड़ा। इस समय चंद्र प्रकाश से दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। घुड़सवार पलटन को उन उद्दत सिपाहियों पर हमला करने का अंग्रेजी अधिकारियों ने आदेश दिया और अब अपने पीछे हजारों दौड़ते घोड़े आकर मुट्ठी भर सिपाहियों को लतिया डालेंगे। ऐसे विश्वास से अंग्रेज अधिकारी स्वयं आगे बढ़ टूट पड़े, पर आश्चर्य, पीछे साढ़े घुड़सवार अपने स्वदेश बंधुओं पर शस्त्र उठाने से मना कर जहां के तहां खड़े रहे। यह देखते ही सिपाही जय जयकार कर उठे। कर्नल अलेक्जेंडर सीने में गोली लगने से नीचे गिरा, उसके शरीर के टुकड़े किए गए और वे सारे भारतीय सिपाही एक दूसरे के गले लगते तोपों के साथ कैंट की ओर चल दिए। इस समय पहले ही दौड़कर आए 2 घुड़सवार ने कैंट पर यह समाचार अपने भाइयों को बता भी दिया। फिर क्या था, परेड मैदान पर जो घटना घटित हुई वह अभूतपूर्व ही थी। अंग्रेज अधिकारी के मुंह से आदेश निकलता और उसे गोली लगती। प्लैटकेट मरा, अडुजुड इनिस मरा, क्वार्टर मास्टर हॉविस मरा, पिंगले मरा, मैनरो मरा, बर्च मरा, लेफ्टिनेंट इनिस मरा। परेड मैदान से वह क्रोधित सैन्य समूह अब आग लगाते इधर उधर फैल गया था। मेस हाउस में खाने पीने के लिए बहुत अंग्रेज लोग आए थे। यह ज्ञात होते ही उस मेस हाउस पर हमला किया गया और वहां के सारे अंग्रेज गिन गिन कर काटे गए। पहले ही कहा था कि इलाहाबाद में मुख्य बात किला हथियाना थी। उस किले में अंग्रेज महिला बच्चे भरपूर गोला बारूद के पूरी तरह सिख सिपाहियों के हाथों सुरक्षा के लिए सौंपा गया था और ये सिख सिपाही भारतीय लोगों की तरह ही विद्रोह करेंगे और किले में से फिरंगी भगाए जाने की खुशखबरी देने वाली तोप जल्दी ही छूटेगी, यह उत्सुकता सारे सिपाही को थी। किले के सिखों ने सच्ची राजनिष्ठा दिखाई। उन्होंने किले से फिरंगी झंडा उखाड़ फेंकने से तो मना किया ही, साथ ही किले के नेटिव सिपाहियों को निशस्त्र करके बाहर भगा देने के लिए अंग्रेजी अधिकारियों की पूरी सहायता की। इस समय सिख लोग अपनी तरफ किस तरह बने रहे, अंग्रेजों को इस बात का आश्चर्य भी है।